हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कॉमर्स वाला के प्लेटफॉर्म से मैं वी एन पांडे आप लोग के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में आप लोगों को मैं पढ़ाया कि किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस के एरर को रिकॉग्नाइज करें, और उसके बाद की जो चर्चाएं थी कि कितने टाइप्स के हमारे एरर होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, किस तरीके से हम उसको पहचानते हैं। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि जो त्रुटियां हुई हैं उसको हम सुधार कैसे करते हैं। पिछली कक्षा में तो हमने त्रुटियों को पहचान लिया। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि त्रुटियों को सुधार हम कैसे करते हैं। तो लेट न करते हुए जल्दी से आते हैं अपने उद्देश्य की तरफ। त्रुटियों का सुधार वास्तव में हम दो तरीके से करते हैं, तो आप लिख लीजिए कि त्रुटियों का सुधार हम दो तरीके से करते हैं। पहला है एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। पहला है, लिखिए लिखिए, त्रुटि सुधार के तरीके। त्रुटि सुधार के तरीके दो तरीके से हम कर सकते हैं बच्चा। पहला है ऐसे हमारे त्रुटि जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ना करते हो। पहला क्या है? ऐसी त्रुटियां, लिख लो आप लोग भी, ऐसी त्रुटियां, ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ना करती हो। और दूसरा हो ऐसी त्रुटियां जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। यानी एक तो करती नहीं है और दूसरा अफेक्ट प्रभावित करती है। ये दो तरीके के हमारे ट्रायल बैलेंस के क्या हुए भैया? दो तरीके के हमारे ट्रायल बैलेंस के जो है रेक्टिफिकेशन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, देखो, पहला पहले बात समझते हैं हम लोग क्यों। पहले समझते हैं क्यों। देखो, this distinction is relevant because the errors which do not affect the trial balance usually take place in two accounts in such a manner that it can be easily rectified through a journal entry, whereas the errors which affect the trial balance usually affect one account and a journal entry is not possible for rectification unless a suspense account has been opened. जरूरत क्यों पड़ी ऐसे एंट्रीज जो है एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, अर्थात वो ओमिशन वाले हैं, छूट गए हैं। तो जो छूट गए हैं उनको हम क्या करेंगे, अगर पहचान लिए तो तुरंत क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार, बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे जर्नल एंट्री जो छूट जाते हैं वह क्या ट्रायल बैलेंस के प्रभावित करने वाले हमारे घटक होते हैं क्या? नहीं ना। तो हम क्या कहेंगे, नहीं। अच्छा, इनका जो रेक्टिफिकेशन का तरीका होता है, जो हमारे क्या है, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट न करती हो, ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट न करती हो। यानी गलतियां तो हो चुकी हैं मगर ट्रायल बैलेंस उसका उत्तर नहीं दे पा रहा, ट्रायल बैलेंस के माध्यम से हमको चीजें मालूम नहीं हो पा रही हैं कि गलतियां कहाँ हुई हैं, इसलिए ना अफेक्ट नहीं कर रहा। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। क्या करते हैं इस स्थिति में, हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? और इस स्थिति में क्या करेंगे भैया, हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। और प्रश्न यही पूछा जाता है कि सस्पेंस अकाउंट को आधार बनाने का तरीका क्या है। लिख लो आप ऐसे लाइन में, सस्पेंस अकाउंट दूसरे वाले में और पहले वाले में जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पास करके हम उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे ऐसे एरर जो अफेक्ट ना करते हो ट्रायल बैलेंस के, जबकि ऐसे एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं उनको वह एक खाते से संबंधित होते हैं, किसी एक खाते को वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे पार्शियल ओमिशन वाली बात आ गई। पार्शियल ओमिशन की यदि बात आती है, अभी पढ़े थे ना पार्शियल ओमिशन, तो पार्शियल ओमिशन की अगर बात हम कर लें तो वहां पर हमारा सस्पेंस अकाउंट चलेगा और वह एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, वह ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है ना। पार्शियल मान लो एक छूटा, एक एक रह गया, ओमिशन हुआ कि नहीं हुआ। ऐसी जो गलतियां होती हैं इसका सुधार करने के लिए हमको तुरंत सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। मगर अगर फुली ओमिशन के बारे में बात कर ले, जो पूर्ण रूप से छुट्टी है, तो वहां पर हमको पास क्या करना पड़ता है भैया, जर्नल एंट्री। और यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो नारी चीज है ना। चलिए गुड। अब आते हैं हम लोग आगे के बातचीत करने कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कौन कौन से ऐसे रेक्टिफिकेशन है, कौन कौन से ऐसे त्रुटि सुधार है जो हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करते। तो उसमें से कौन कौन से देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, दीज एरर्स आर कमिटेड इन टू आर मोर अकाउंट्स, बता ही दिया। सच एरर्स आर आल्सो नोन एज टू साइडेड एरर्स। जब दो तरीके के एरर होते हैं तो हमको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। दे कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री, बताया ही, गिविंग द करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट टू द कंसर्न अकाउंट, ये तो बात कर लिया।
फिर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल बताया कंप्लीट ओमिशन, देखो यही एग्जाम्पल है और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैंने बताया ना, कंप्लीट ओमिशन टू रिकॉर्ड एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, wrong recording of transactions in the book of accounts, complete omission of posting of the wrong account on the correct side and errors of principal। ठीक है, ये लिख लो और यह पूछा जाता है कौन कौन से ऐसे हमारे एरर हैं जो हमारे क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं या रेक्टिफाई किए जाते हैं। सबसे पहला क्या है, कंप्लीट ओमिशन। इसके अंतर्गत क्या आएगा, कंप्लीट ओमिशन, या ऐसे बना लो आप, दो तरीके के, ये टी टाइप का जो टेबल होता है वो बना लो। पहला वाला यहाँ ऊपर आप लिखना कि ये लिख लेना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो लिखो डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। टीबी में लिखा हूं, आप ट्रायल बैलेंस लिखना, यहां लिखना कि अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। अब डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस में छोटे छोटे कॉलम आप बनाओ ऐसे ऐसे करके। पहला कॉलम में लिखो ये जो मैं बताया, क्या बताया कि कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन लिख लो कि पूर्णतया छूटने वाली गलतियां। टी टेबल बना लीजिएगा भैया, आप लोग के लिए भी टी टेबल बना के लिखिए कि कंप्लीट ओमिशन होने वाली गलतियां या पूर्ण रूप से छूटने वाली गलतियां। हो गया, हो गया, हो गया। दूसरा आप लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, ये वाला कि ऐसे एंट्री जो क्या हो इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गलत गलत रिकॉर्ड लिखा गया अकाउंट में, क्या लिखोगे, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट, कि बुक ऑफ अकाउंट में गलत ट्रांजेक्शंस लिखने वाली गलतियां। देखो, बुक ऑफ अकाउंट में यानी खातों में गलत रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी गई है, तो सही करोगे तो दो तरीके के हमको अकाउंट बनाने पड़ेंगे ना। अगला, पोस्टिंग से पूर्ण रूप से छूटने वाली गलतियां, यानी लेजर में भी आपने जर्नल एंट्री तो लिखा है मगर लेजर में छोड़ दिए हैं, तो जब लेजर में छोड़ दिया तो कि ट्रायल बैलेंस किसके आधार पर बनाया जाता है, पोस्टिंग के आधार पर बनाया जाता है ना, और जब चीजें पोस्टिंग में आई ही नहीं तो ट्रायल बैलेंस बनेगा कैसे, नहीं बनेगा। तो तीसरा वाला आप लिखो क्या, कि पोस्टिंग से छूट जाने वाली रिकॉर्डिंग या ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसमें और ये भी उसी में लिखना, उसी में क्या लिखना है, पोस्टिंग से पूर्णतया छूट जाने वाली गलतियां जो कि जो कि रॉन्ग अकाउंट यानी गलत अकाउंट में हो और सही साइड में हो, यानी डेबिट में लिखना तो लिखना है, डेबिट में लिखें अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड, अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड किस में, रॉन्ग अकाउंट में, यानी गलत खाते में लिख दिया गया है और डेबिट में लिखना था तो डेबिट में ही लिखा गया। जैसे राम के अकाउंट को सोएब के अकाउंट में मान लो करना है, राम को डेबिट करना है, तो जितने अमाउंट से हमने राम को डेबिट किया था उतने ही अमाउंट से हमने सोएब वाले में डेबिट कर दिया, तो डेबिट हुआ ना। वहां पर तुलन पत्र में ये तो नहीं लिखते हैं ना कि राम के अकाउंट से डेबिट किया है, श्याम के अकाउंट से डेबिट किया है, सोएब के अकाउंट से डेबिट किया है। तो इस ऐसे तरीके से कौन सा, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, ये तो हो गया। कंप्लीट ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, यानी पूर्ण रूप से गलत खाते में, या कंप्लीट ऑफ द पोस्टिंग मतलब वो क्या होता है, पूर्ण रूप से पोस्टिंग में छूटी हुई गलतियां जो कि सही साइड में हो मगर गलत खाते में दर्शाई गई हो, जो कि सही खाते में हो मगर गलत खाते में, सही साइड हो मगर गलत खाते में दर्शाई गई हो। और लास्ट लिख लो एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्या है भैया ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब ऐसी गलतियां जो प्रिंसिपल यानी जानकारी के अभाव में, गैप के अभाव में, हमारे पास जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वह मालूम ही नहीं है, तो उसके आधार पर क्या करते हैं भैया, ये हमारे अकाउंट के कुछ आधार होते हैं और इसके रूप में हमको जानना चाहिए कि हम रेक्टिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है चीजें, अब आते हैं हम
दूसरा आधार देते हैं। दूसरा आधार क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये आधार देखते हैं। तो हमने टी टेबल बनवा रखा था ना, पहले बनवाया था ना। अब दूसरा वाला जो इधर वाला देखो, टी टेबल कुछ आप ऐसे बनाए होंगे, इधर वाला लिखना, क्या लिखना? एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ऐसी गलतियां, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ये याद करने के लिए, और यही से प्रश्न बनते हैं बच्चा। ठीक है, कि कौन कौन से एरर ऐसे हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं जी। अब आप देखो, पढ़ते हैं। द एरर्स विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट कैन बी रेक्टिफाइड बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट इन द अकाउंट अफेक्टेड और बाय रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। बता रखा है कि अगर एक अकाउंट कोई प्रभावित करता है तो ऐसी परिस्थितियां में ये वाला एरर हमारा उत्पन्न होगा, जिसे हम कहते हैं एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। जब हमको मालूम हो रहा है कि ट्रायल बैलेंस के आधार पर कुछ तो हम ऐसा आधार दे रहे हैं कि भैया ये गलती है, और इस गलती को हमको क्या करना है? रेक्टिफिकेशन करना है, रेक्टिफाई करना है। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या है भैया इसमें देखो, और इसका क्या करेंगे? इसमें इसी पे हम क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में कौन से आधार पर बनाएंगे? तो आप क्या कहोगे? एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के आधार पर, जब कोई एक क्या हो, एक हमारा खाता प्रभावित हो, एक साइड प्रभावित हो, एक एंट्री हम लिखे हो, एक एंट्री हम छूट गए हो किसी कारणवश, तो वहां पर ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं। अब आधार क्या क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, आधार देखते हैं। देखिए, ऐसे कब कब होंगे? एरर ऑफ कॉस्टिंग। एरर ऑफ कॉस्टिंग का मतलब क्या? ऐसी त्रुटियां लिखो जल्दी से इसमें। एरर ऑफ कॉस्टिंग लिखो, फिर बताता हूं यह कब उत्पन्न होगा। सस्पेंस अकाउंट लिख लेना कि इसमें सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है किसी हेडिंग में। ठीक है, एरर ऑफ कॉस्टिंग, जैसे एरर ऑफ कॉस्टिंग में क्या है? उसके बाद एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। आपने कैरी फॉरवर्ड करने में गलतियां कर दी हैं। कैरिंग फॉरवर्ड समझते हो ना? आगे के अमाउंट को लेकर जाना, कैरिंग फॉरवर्ड। फिर क्या है भैया? एरर ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंस करने में आपने गलती कर दी हो, मतलब जोड़ने उड़ने में गलती कर दिया हो। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां से निकलती है, और यहीं पर लोग गच्चा खाते हैं, जो लगभग एक दूसरे जैसे होती है। वह क्या है? देखो, एरर ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट बट विथ रॉन्ग अमाउंट। ये लिख लो, ऐसी गलतियां जो सही अकाउंट में पोस्ट तो की गई हैं मगर गलत राशि के साथ। ऐसी गलतियां, ऐसी गलतियां, लिखा, ऐसी गलतियां जो जो करेक्ट अकाउंट में की गई हो, यानी सही खातों में की गई हो, लेकिन 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 गलत राशि के साथ, रॉन्ग अमाउंट के साथ। ऐसी गलतियां जब उत्पन्न होती हैं तो वह एरर्स अफेक्ट इन ट्रायल बैलेंस होता है, और हमको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अगला लिख लो, एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड। यह भी महत्वपूर्ण है। एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड। हिंदी बोले, हिंदी बोले इसका कि इंग्लिश में ही लिख रहे हो? अच्छा, बोल रहे हैं। एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट मतलब क्या? ऐसी गलतियां जो सही अकाउंट में की गई हैं लेकिन रॉन्ग साइड के साथ। क्रेडिट क्रेडिट को डेबिट करना और डेबिट को तो क्रेडिट करना है। ऐसी जो पोस्टिंग होती है वह क्या होता है? मतलब राम के अकाउंट में राम था एक्चुअली में डेबिट, और राम को ही कर दिया क्रेडिट। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसी जो गलतियां होती हैं वह भी हमारे एक ही खाते को प्रभावित करती हैं एक तरीके से। अगला लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड विद द रॉन्ग अमाउंट। मतलब क्या? कि पोस्टिंग गलत साइड में करना और गलत राशि के साथ करना। नहीं समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। पोस्टिंग गलत राशि के साथ और गलत अमाउंट के साथ, गलत राशि के साथ और गलत अकाउंट के साथ करना। सॉरी, पोस्टिंग गलत साइड के साथ, मतलब डेबिट को क्रेडिट करना था, 5,000 की जगह 10,000 कर दिया, तो दोनों चीजें। ठीक है,
अगला लिख लीजिए, ओमिटिंग टू शो एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, कि पूर्ण रूप से हमारा ट्रायल बैलेंस से छूट जाने वाली गलतियां। ठीक है, पूर्ण रूप से छूट जाने वाली गलतियां। ये तो महत्वपूर्ण हमारे कुछ टी टेबल वाले आप बना लोगे, जो हमने बताया ऐसे टी टेबल करके आप बना लेना। एक एरर तो ऐसे रहेगा कि एरर जो हमारे अकाउंट ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, और एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बना, टी टेबल बन गया। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप एग्जाम में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया आपको। अब हम आते हैं भैया आगे, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में बातचीत कर लें। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? देखो, सस्पेंस अकाउंट, इवन इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वन साइड एरर्स। बताया कि जब ट्रायल बैलेंस में बैलेंस एक दूसरे के साथ यानी डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, तो उसको त्वरित रूप से सही करने के लिए एक अकाउंट का निर्माण किया जाता है, और उसी अकाउंट में जो अमाउंट उसके उसका हिस्सा होता है बैलेंसिंग का, जो बचा होता है, उसमें उसी का हिस्सा क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। और ऐसे अकाउंट को हम क्या कहते हैं, सस्पेंस या उचंत खाता। क्या कहते हैं? उचंत खाता या संदेह खाता, इसी को कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? लिखना है कि समझ में आ गया? लिखना है, लिखिए। उचंत खाता या सस्पेंस खाता, हेडिंग। हाँ, लिखिए। जब जब ट्रायल बैलेंस के वन साइड एरर्स, बता रखा हूं वन साइड एरर्स कब होता है, जब ट्रायल बैलेंस में वन साइड एरर्स उत्पन्न होता है, वन साइड एरर्स उत्पन्न होता है, और राशि और अमाउंट, अमाउंट या राशि जो भी आप देखो, और राशि बराबर नहीं होती है, और राशि बराबर नहीं होती है, तो और राशि बराबर नहीं होती है, तो हो गया। तो राशि को बराबर करने के लिए एक खाता उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम सस्पेंस अकाउंट या उचंत खाता कहते हैं। सस्पेंस अकाउंट या उचंत खाता कहते हैं। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको और बता दें, हालांकि अभी तक कभी पूछा नहीं गया है मगर पूछा जा सकता है। क्या? कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, कि अगर रेक्टिफिकेशन हमको करना है और वह अगले साल के लिए हो, तो कैसे करेंगे? इफ सम एरर्स कमिटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आर नॉट लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड बिफोर द फाइनलाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे ऐसे एरर उत्पन्न हो गए, जो हमको अंत तक जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तब तक हमको उत्पन्न नहीं हुए, और उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, उसको क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट बना के अगले साल हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगले साल वो गलती हमको मिल जाए, और जैसे ही वो गलती मिली, हमको उसका ट्रीटमेंट करना होता है, और इसी को हम कहते हैं कैन नॉट बी क्लोज एंड इट्स बैलेंस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, और जब यह एरर्स हमारा कमिट होता है वन अकाउंटिंग पीरियड से अलग, और उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट करते हैं, जैसा वह होता है। ठीक है, बात समझ में आई? जिस तरीके से वो अपना प्रभाव दिखाएगा, उसी तरीके से हम उसको डेबिट या क्रेडिट के अकाउंट में अगले, या इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है कि क्या सस्पेंस अकाउंट को अगले अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर किया जा सकता है? तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल किया जा सकता है। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, अगर डेबिट सस्पेंस अकाउंट बनाया हो तो डेबिट में जाएगा,
क्रेडिट बनाए हो तो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, लग रहा है खत्म हो गया ना। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये क्लास कैसी क्लास रही? पूरे रेक्टिफिकेशन को हम लोगों ने पढ़ा कि रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, रेक्टिफिकेशन का आधार क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफिकेशन का क्या कहा जाता है, फाइनेंस ट्रायल बैलेंस जो तुलन पत्र हम कहते हैं, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को मापना क्या उद्देश्य है। 3-4 उद्देश्य दे देता है, मगर सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को मेजर करना, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को मापना। तो ट्रायल बैलेंस की क्लास आज हमारे तरफ से पूर्ण हुई और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो मेन था हमने लिखवाने के लिए लिखवा दिया आपने ऑफलाइन की क्लास जो हम लेते हैं यहाँ पे, और ऑनलाइन वाले आप लोग जरूर इसको लिखना और कोशिश करना कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमने बताया टी टेबल के माध्यम से, और वहीं से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इजाजत लेते हैं आपसे, मिलेंगे कुछ अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगली बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए और सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।